हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री आपने इतना सब सीखा, उसकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या क्या है? वही सब कहानियां हैं। पहाड़ की हाइट गिनो, पोल की हाइट गिनो, ये बंदा कितना ऊंचा है, वो चिमनी कितनी ऊंची है, वो पोल कितना ऊंचा है, ये सारी चीजें चैप्टर में आ जाएगी। बस सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है अभी, एक आसान सी। वो बात क्या है कि इसके अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने वाला हूं, तो उसको जरा ध्यान से सुनना और उस अकॉर्डिंग ही आपको रिएक्ट करना है कि हाँ यार, इस क्वेश्चन में हम ऐसे करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट, द फर्स्ट पॉइंट इज, इस चैप्टर में जो आपको चीजें याद रखनी पहले वो सुन लो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन तीनों की वैल्यूज आप निकालोगे इन तीन एंगल पे, 30 पे, 45 पे और 60 पे। साइन 30 होता है हाफ, 45 होता है 1/√2, 60 होता है √3/2। साइन कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2। टैन 30 इज 1/√3, टैन 45 इज 1 एंड टैन 60 इज √3। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर के लिए याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस इतना सा याद कर लोगे ना, काम खत्म है अपना, बस जीत गए, मान लो जंग अपन। अब 2 पॉइंट और। सबसे पहले, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? जब आप कहीं नीचे खड़े हो और आपके सामने वाली छत पे कोई ठीक ठाक सा एलिमेंट खड़ा है और आप उसको देख रहे हो, ठीक है, बात समझो ध्यान से। आप नीचे हो और आप अपने से ऊंचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आपको अपना सर ऐसे उठाना पड़ता है देखने के लिए। तो बेसिकली जहां आपको देखने के लिए सर उठाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल हमेशा ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। कई लोग, बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो लोग इस एंगल को मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला एंगल होता है, ध्यान रखना, जो ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। खत्म। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां खड़े होकर देख रहे हो, आपने सर उठा रखा है, आप थोड़ा सा और आगे चले गए, आपको सर और ज्यादा उठाना पड़ेगा, तो बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा, मुझे कम ऊंचा देखना पड़ेगा। बहुत दूर से गाड़ी आ रही है, सामने पानी की टंकी है, बहुत नीचे दिखती है, वो नीचे नहीं है, आपको उसको देखने के लिए गर्दन उठानी नहीं पड़ रही है यार, आराम से आपको दिख रही है। जैसे जैसे पास जाओगे, आपका सर उठता जाएगा, अरे यार बहुत ऊपर देखना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना? दिस इज द इफेक्ट, दिस इज फिजिक्स। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सेकेंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। जब आप ऊपर खड़े हो, इस बार आप ऊपर हाइट पे खड़े हो और आप नीचे पड़े हुए एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो बेसिकली यहां जो ये बनेगा एंगल, वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट, और ये जो है वो क्या है? दिस इज ग्राउंड। ये ग्राउंड है और ये भी क्या है? ग्राउंड। तो बेसिकली ये जो आपके सामने ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि ऊपर ग्राउंड है नहीं, तो हम एक इमेजिनरी ग्राउंड ऊपर मान लेते हैं, तो ये जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो ऊपर की तरफ ये इमेजिनरी ग्राउंड दिखना चाहिए। वो अलग बात है कि ये जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लाइंस आर पैरेलल, तो हम इनको इक्वल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक छोटी सी बात ये समझनी है यहां पर कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। डिप्रेशन जब ऊपर खड़े हो किसी को देख रहे हो, गर्दन झुकानी पड़ रही है, झुकाने पर जो बनता है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, उठाने पर जो बना दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये बात समझ में एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें आपको और किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस चैप्टर की बैकबोन है, इसके क्वेश्चंस की बैकबोन है इसका बनने वाला फिगर। अब वो जो फिगर है वो क्या बनता है, जरा ध्यान से सुनना। आपके सामने अगर इसने बोला कि देयर इज अ टावर, देयर इज अ बिल्डिंग, देयर इज अ ट्री, देयर इज अ माउंटेन, आप उसको एक स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट करोगे। और अगर उसने बोला कि देयर इज अ
पर्सन, तो आप उस पर्सन को एक डॉट से मार्क करोगे, यानी कि जिसकी भी कोई डायमेंशन नहीं गिवन है उसको हम क्या मानेंगे, एक डॉट से मानेंगे, जिसकी डायमेंशन गिवन है उसको हम स्ट्रेट लाइन से मानेंगे, बात खत्म। इसके अलावा इस फिगर में और कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एग्जांपल देखना, बहुत ही शानदार सा एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। तो देखो बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देखना, बहुत ही इजी सा। दैट इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. यहां पर एक छोटी सी बात सुनना, the angle made by the rope with the ground, this is not an angle of elevation. ये angle of elevation नहीं है भाई, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जिसकी मैंने कोई आपको बात नहीं करी थी। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस ही कम है इसलिए बात नहीं करी, लेकिन सिंपल सी बात सुनना, आज एक रोप को आप नीचे जमीन पर बांध रहे हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका कोई तो इंक्लिनेशन होगा। तो जब कोई ऑब्जर्वर नहीं है वहां पे, वो फिगर फिर भी एक ट्रायंगल जैसा बनेगा। तो बेसिकली ये वो रस्सी है और ये ग्राउंड में यहां बंधी हुई, तो ग्राउंड और रस्सी के बीच में जो एंगल बना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ध्यान रहे आपको अच्छी तरीके से इस चीज का, जो आपको समझा रहा हूं कि यहां पर आपको बोला गया कि 20 मीटर लॉन्ग रोप जिसको पोल से बांधा गया है, टॉप से, दिस इज द पोल, और उसको ग्राउंड पे वहां बांधा गया इस तरीके से कि रस्सी एकदम स्ट्रेट हो जाए। और आपको ये बोला है कि आपको ये हाइट फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ए बी। आपको ये हाइट ए बी फाइंड करनी है। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमें हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे? आपने कहा इन ट्रायंगल ए बी सी sin 30 degree is equals to perpendicular upon hypotenuse. Sin 30 is 1/2, perpendicular is h and hypotenuse is 20. तो h कितना निकल के आएगा यहां से? tan मीटर। The value of h is tan मीटर। तो h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? tan मीटर निकल के आ गई। ध्यान रखना, तो हाइट ऑफ पोल इज tan मीटर। साथ में लिख देना यहाँ पे, लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर। जो हमने हाइट मानी है वो h मानी है। अब इन क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है तो लास्ट में एक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है। लास्ट में लिखा जाएगा सो द हाइट ऑफ पोल इज tan मीटर। जो पोल की हाइट है वो कितनी हो गई है? tan मीटर हो गई है। ध्यान रखना, द हाइट ऑफ पोल इज tan मीटर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको और बेटर एग्जांपल देगा। इसमें भी अभी एंगल ऑफ एलिवेशन का इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चंस इंक्लिनेशन के आ रहे हैं वैसे बता रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान से सुनना। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो सब। इसने क्या कहा आपसे? इसने कहा कि देखो यार, देयर इज अ ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुना। आपने कहा कि एक ट्री है जो कहीं बीच में से टूट गया और टूट करके जमीन पे झुक गया है। आप लोगों ने कई बार ऐसे फिगर्स अपने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे कि आप रोड से जा रहे हो, एक तूफान के अंदर कोई पेड़ टूटकर जमीन पे से झुका हुआ है, तो आप उसको अगर इमेजिन करोगे तो एक परफेक्ट ट्रायंगल वो बन रहा होगा। तो बेसिकली यहां पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो यही वाला पार्ट है, जरा ध्यान से सुनना कि दिस इज द हाइट ऑफ ट्री। यहां से ब्रेक हुआ और ऐसे जमीन पर झुक गया। ये जो पार्ट है ए बी वो झुक करके BC बन चुका है और ट्री 90 डिग्री एंगल पे खड़ा होता है। आपको बोला गया द ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो बेसिकली दिस इज 8 मीटर। जहां उसके टॉप ने ग्राउंड को टच किया वहां से उसके फुट का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है। आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कौन सी हाइट निकालनी है, बची हुई, पूरी, आधी, कौन सी निकालनी है। तो बेसिकली जब आपको किसी क्वेश्चन में ये बोला गया हो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो यहां पर आपको पूरी टोटल हाइट की बात कर रहा होता है, आपको पूरी हाइट निकालनी है, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? लेट द वैल्यू ऑफ BD इज इक्वल्स टू, मैंने h मान लिया या x मान लो उसको। वैल्यू ऑफ BD को हमने x मान लिया है और जो AB है क्योंकि वो इक्वल है BC के, आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं, उसको आपने y मान लिया है। तो अगर आपको पूरी हाइट निकालनी है, अगर आपको पूरा का पूरा AD निकालना है तो आपके पास हो जाएगा x प्लस y। अब यहां पर हमने लिखा इन ट्रायंगल BDC tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 is 1/√3 and this will be equal to the value of perpendicular is x and base is 8। तो आपने tan 30 अप्लाई किया, x निकल कर आएगा यहां से 8/√3।
मैं इसको रेशनलाइज नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक्स निकालना मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर है पूरी हाइट को निकालना। हाँ, अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालते वक्त अगर रूट में कुछ डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट बचेगा तो मैं उसको रेशनलाइज करके निकाल दूंगा। फिर मैंने अप्लाई किया इन द सेम ट्राइंगल बीडीसी, मैंने इस बार वाई को निकालने के लिए अप्लाई किया cos 30, जो कि हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप बोल सकते हो cos 30 √3/2 होता है, बेस इज 8 एंड हाइपोटेनियस इज y, तो y निकल के आएगा ऐसे 16/√3। y 16/√3 है, x 8/√3 है, तो अगर आपको पूरा का पूरा AD निकालना है तो 8/√3 और 16/√3 को ऐड करना पड़ेगा, आपका आंसर निकल के आएगा 24/√3। रेशनलाइज करेंगे √3/√3 आएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 24√3/3, तो आपका आंसर निकल के आ गया 8√3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ AD। ये आ गया आपके पास AD की वैल्यू और ये आपका फाइनल आंसर ध्यान रखना, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये जो ब्लैक स्टार बन रहा है ना, ये आपका फाइनल आंसर है, ध्यान रखना। तो देखा मैंने लास्ट में आके रेशनलाइज किया, तो वो जरूरत थी वहां रेशनलाइज करना है। लास्ट में स्टेटमेंट आएगा, यहां पे ध्यान रखना, सो द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3। मुझे बोलना नहीं पड़े बार बार कि स्टेटमेंट लिखना है, आपको अब याद रहना चाहिए कि स्टेटमेंट लिखना ही है। लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम है, लास्ट में स्टेटमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रन टू द प्ले इन अ पार्क. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर की लगाई है, और जो अबव 5 ईयर है और उनका जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है। स्लोप जनरली ऐसे इंक्लाइंड होती है ना, आपने देखा होगा कि अगर मान लो ये हाइट है स्लोप की और ये स्लोप बनाई हमने इस तरीके से, तो बेसिकली ये इंक्लाइंड होती है ग्राउंड के ऊपर। तो यहां पर आपके सामने ऐसे इसने बोला है, वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड at a height of steep slide at a height of 3 मीटर and inclined at an angle of 60 डिग्री to the ground। बेसिकली उसने उनके लिए एक स्टीप स्लाइड बनाई है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है और हाइट भी 3 मीटर है। तो बड़े बच्चों के लिए उसने हाथ पैर तुड़वाने के पूरे हिसाब किताब बना रखे है ना। ऊंची स्लाइड है और स्टीप है, बिल्कुल ऐसे जिसका इंक्लिनेशन ग्राउंड से ज्यादा हो, ऐसी स्लाइड बनाई है। आपको बताना है दोनों की स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो बेसिकली आपने पहले फिगर बनाया, ये वो स्लाइड है जो कि 1.5 मीटर ऊंची है और इसका एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। आपको ये फाइंड करना है, दिस इज द लेंथ ऑफ स्लाइड जो आपको फाइंड करना है, दैट इज AC। अगले सवाल में हाइट है 3 मीटर और इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। हाइट उसकी 3 मीटर है, आपको ये फाइंड करना है y, ट्रायंगल का नाम है PQR। आपने कहा इन ट्रायंगल ABC, लिखा है यहां पे सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमें x निकालना है और हमें परपेंडिकुलर 1.5 और हाइपोटेनस x पता, तो हमने क्या अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया साइन 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 कितना होता है हाफ, दिस विल बी इक्वल टू 1.5 अपॉन x, और x कितना निकल के आएगा 3 मीटर। आंसर। ये आगे लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इन ट्रायंगल PQR, हम बोल सकते हैं tan 60, सॉरी sin 60, बार बार tan का जरा, बिकॉज 95% क्वेश्चन में tan यूज आता है। sin 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनस इज y, √3/2 इक्वल्स टू 3/y, और आप बोल सकते हो y इक्वल टू कितना निकल के आएगा 6/√3, जिसको रेशनलाइज करने पर कितना निकल कर आएगा, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2√3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, और आप कह सकते हो कि जो आपके सामने x और y की वैल्यूज निकल गई है, ये लेंथ है आपके स्लाइड्स के जो आपने बनाई है। लास्ट में से इतना लिखना है, सो द लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर एंड 2√3 मीटर, इतना सा लिखना है, लास्ट में कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट आएगा, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड AC इक्वल्स टू x एंड स्लाइड PR इज इक्वल्स टू y। इन क्वेश्चन नंबर 4 इसने बोला है, पहली बार आपके सामने एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम आया, जरा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground। एक टावर है, उसका टॉप मान लेते, दिस इज टावर AB, और इसके टॉप का इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, लिखा हुआ है 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। और ये जो पॉइंट है वो फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे है, ऐसा उसने बोला है। फिगर आपके सामने प्रिपेयर्ड है पूरा।
ए बी इज अ टावर जिसकी हाइट हमसे पूछी गई है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। डिस्टेंस उसका 30 मीटर है और जिस पॉइंट से टावर के टॉप को देख रहे हैं उसका एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। यहां से कोई बंदा उसके टॉप को देख रहा है तो दिस इज राउंड, दिस इज लाइन ऑफ साइट, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो हमने लिखा यहां पर, हमें क्योंकि हाइट ऑफ टावर निकालनी है तो हमने लिखा यहां पे इन ट्रायंगल ए बी पी हम लिखेंगे यहां पर tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3, दिस विल बी इक्वल टू h/30 और h की वैल्यू निकल के आएगी 30/√3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो h की वैल्यू क्या निकल के आएगी 30√3/3 और h निकल के आ जाएगा आपके पास tan√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। लास्ट में स्टेटमेंट क्या आएगा, पहले टॉप पे स्टेटमेंट क्या आएगा, लेट द हाइट AB इक्वल्स टू h। So the height of tower is equals to tan√3 मीटर। खत्म। अगर उसने बोला होता कि √3 की वैल्यू यूज करनी है या उसने बोला होता गिव योर आंसर इन डेसिमल एक्सपेंशन, तो फिर हम डेसिमल वैल्यूज पुट करते, √3 की वैल्यू पुट करते 1.732। तो आप दो वैल्यूज रखना हमेशा, बस √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। कई बार वो क्वेश्चन में लिखेगा, हमेशा लिखता है वैसे तो यूज √3 इक्वल टू दिस, यूज √2 इक्वल्स टू दिस। अगर नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला है कि फाइंड योर आंसर इन डेसिमल एक्सपेंशन, तो दो वैल्यूज को याद करने में हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, हम आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 जो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट इंक्लिनेशन। उसने एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोला है, क्या बोला है, इंक्लिनेशन बोला है। तो बेसिकली आपको इतना सा समझना है कि एक पतंग है काइट, वो काइट यहां पे फ्लाई कर रही है। आप सब जानते हो कि काइट ऐसे अपना सिर के ऊपर नहीं उड़ रही होती है, काइट की स्ट्रिंग ऐसे स्लांट वे में होती है और दिस इज द हाइट ऑफ काइट। ये काइट की हाइट है जो हमने ड्रॉ करी है अभी, दिस इज द हाइट ऑफ काइट और ये ग्राउंड पे उसका इंक्लिनेशन मान सकते हो स्ट्रिंग का। यहां काइट है, काइट की हाइट हमको नहीं पता कितनी है, मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ काइट इज h। बोला है इसने द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, क्योंकि हाइट दे रखी है तो 60 मीटर लिखेंगे, फिर क्यों h मानेंगे, दिस इज 60 मीटर। आपसे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री बन रहा है। आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो मैंने इसको कितना मान लिया, x मान लिया। इसको p और इसको q कर दो। q वो पॉइंट है जहां पे स्ट्रिंग को बांधा गया है और k तक काइट उड़ रही है, k से जस्ट नीचे उसकी हाइट है, क्योंकि हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर। काइट वहां उड़ रही है सामने, तो उसकी हाइट ये नहीं होगी, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नीचे आएंगे एकदम सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, दिस इज द हाइट ऑफ काइट, सॉरी, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्लियर दिख रहा है कि x निकालना है, साइन यूज करना है, मैंने लिखा लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल स्ट्रिंग बी x मीटर। तो लिखा हमने इन ट्राइंगल KPQ sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। द वैल्यू ऑफ sin 60 is √3/2, the value of perpendicular is 60, the value of hypotenuse is x। अगर आप यहां से x निकालोगे तो आपके पास x निकल के आएगा यहां से 120/√3। आपने रेशनलाइज किया और x निकल के आ गया यहां से 120√3/3, 3 से कट गया 4 टाइम्स, x कितना निकल के आ गया 40√3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हम कह सकते हैं दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40√3 मीटर। ये आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई है जिसको हम कह सकते हैं दिस इज 40√3 मीटर। ये आपकी आ चुकी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। चलो आगे चलते, जरा ध्यान से सुनना है इसकी बात क्या है। अब थोड़े और ढंग के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। लिखा हुआ है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने बोला कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, पहली बार ऑब्जर्वर की हाइट आई है, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, ये अपना ऑब्जर्वर है PQ।
ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है जो उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सामने है। ये उनके बीच का डिस्टेंस मान सकते हैं। अभी ये यहां से अगर उसके टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब ग्राउंड तो नीचे आ गया पैरों में, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वर की हाइट दी है उसने, हाइट इज 1.5 मीटर। तो हमारा काम बनता है कि हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से शो करें। इस बार डायमेंशन दे रखी है ऑब्जर्वर की, इस बार पॉइंट नहीं मान सकते, वो आंखें तो ऊपर ही होगी ऑब्वियस सी बात है। तो उसके आंखों के सामने ग्राउंड इमेजिन करना जरूरी है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और जो बिल्डिंग है वो कितनी है, 30 मीटर टॉल है। दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग का नाम है AB। दिस पॉइंट इज C। यह एंगल कितना बन रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये यहां से बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़कर के कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। और आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको अगर ये फाइंड करना है कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, क्योंकि यहां से चल के तो वहां गया है वो। दिस पॉइंट इज RS, इनको RS मान लो। तो आपको PR फाइंड करना है या QS फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अगर ये X होगा तो ये भी X होगा, ये 1.5 होगा और ये भी कितना होगा, 1.5 होगा। यहां पर इन फिगर्स में आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि दे आर इक्वल, वो अंडरस्टूड है कि इक्वल है, बिकॉज लाइन सारी पैरेलल और परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है। इसको मैंने फिलहाल Y मान लिया है, क्योंकि मुझे X निकालना है, लेकिन RC की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बने, एक बना है ACR, एक बना है ACP। हमेशा एक फिगर में एक ही ट्रायंगल बना था, अब दो ट्रायंगल्स बने, एक ट्रायंगल ACR, एक ट्रायंगल ACP। नीचे का ये रेक्टेंगल हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन इसने काफी हेल्प करी है। आप इसी की हेल्प से ये बोल सकते हो कि द वैल्यू ऑफ AC इज 30 माइनस 1.5, दैट विल बी इक्वल टू 28.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। ये AC की वैल्यू आई है। मैंने कहा ठीक है, फिर हम लोग एक काम करते हैं। इन ट्रायंगल ACR मैंने अप्लाई किया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि AC आप मेंशन कर दो परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं आपको AC वगैरह मेंशन करने की। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इज √3, द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 28.5, द वैल्यू ऑफ बेस इज y निकल के आएगा 28.5 अपॉन √3। क्योंकि यहां रेशनलाइज करने पर नीचे 3 आएगा और आपका जो 3 है वो इससे 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा इजी हो गया टास्क, इसलिए मैंने रेशनलाइज कर लिया। और कोई मतलब नहीं था रेशनलाइज करने का, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को 3 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, कितने टाइम्स, 9.5 टाइम्स। तो y की वैल्यू होगी 9.5 √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे x निकालना है। हम x के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने लिखा यहां पे इन ट्रायंगल ACP tan 30 इज इक्वल्स टू, tan 30 is equals to perpendicular is 28.5 and base is this x plus y। कंप्लीट। बच्चा गलती करेगा, सिर्फ x लिख देगा, आपको पूरा PC लिखना है। ट्रायंगल APC, AC is perpendicular, PC is base। तो आपने tan 30 की वैल्यू पुट करी, द वैल्यू ऑफ tan 30 is 1 upon √3, that will be equal to 28.5 upon x plus y। x प्लस वाई इक्वल टू निकल के आएगा 28.5 √3। और जैसे ही आप y की वैल्यू शिफ्ट करोगे और पुट करोगे y की वैल्यू यहां से उठाकर के उधर, तो आपको मिलेगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज, इनको माइनस करने पर निकल के आएगा 19 √3 मीटर। तो आप कह सकते हो कि द डिस्टेंस, यहां स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा, यहां पे आएगा स्टेटमेंट, ध्यान रखना। The statement is the distance walk towards the tower by the observer is 19 √3 मीटर। खत्म। यह आपका आंसर है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower। आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो बेसिकली यहां पर जो ये क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका फिगर जनरली बहुत जगह काम में आएगा। क्या बोला इसने
कि एक ट्रांसमिशन टावर है, वो एक बिल्डिंग के ऊपर फिट किया हुआ है, तो बेसिकली दिस इज द बिल्डिंग, जिसका नाम कर देते हैं ए बी। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर, उसका नाम कर देते हैं पी ए। अब उसने कहा कि from a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom of a transmitter tower fixed at the top of 20 meter high building. The height of building is 20 meter. और यहां से एक पॉइंट है Q मान लो उसको, वहां से किस किस का बॉटम और टॉप ट्रांसमिशन टावर का बॉटम यहीं पे ही है और टॉप यहां पे है। इन दोनों का क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना कितना बन रहा है, 45 और 60 बन रहा है। दिस इज 45 एंड दिस इज 60। ये जो हाइट ऑफ टावर है हमें फाइंड करनी है, मैंने इसको h मान लिया और इस वाले पार्ट को मैंने x मान लिया। अब आप लोगों का काम है h की वैल्यू को फाइंड करना। इसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको ये निकालना है। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी क्यू tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 होता है और परपेंडिकुलर का मतलब है 20 और अपॉन में कितना आएगा x। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 20 मीटर। ट्राइंगल पी बी क्यू, इन ट्राइंगल पी बी क्यू हम ये बोल सकते हैं इन ट्राइंगल पी बी क्यू tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, h + 20 और अपॉन में कितना आएगा x। तो आपका आंसर निकल के आएगा √3x इज इक्वल्स टू h + 20। और हम सब जानते हैं कि x की वैल्यू क्योंकि 20 है तो 20√3 - 20 इज इक्वल्स टू h आएगा। और यहां से हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ h इज 20, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, √3 - 1 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ h, दिस इज द वैल्यू ऑफ h। So the value of h is, so the height of transmission tower is 20√3 - 1 मीटर। मैं कहता हूं कि अगर आपको इस क्वेश्चन में डेसिमल फॉर्म में आंसर निकालने को मिलता तो आपके लिए सबसे एप्रोप्रिएट जगह है वो फाइनल आंसर निकालने के बाद आप √3 की वैल्यू पुट करना 1.73 -1 होता है 0.73। कितना इजी हो गया आपके लिए सॉल्व करना, तो ध्यान रखना। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि फाइनल आंसर में पुट करना है, जो भी काम करना है फाइनल आंसर में लाकर करना है, वैल्यू पुटिंग का तो खासकर। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम। इसने क्या बोला है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल का मतलब होता है स्टैच्यू जिसके ऊपर खड़ा होता है ना, कोई भी स्टैच्यू रोड पे खड़ा नहीं होता है, उसके लिए पहले एक स्टेज बनाया जाता है, उस स्टेज के ऊपर वो स्टैच्यू खड़ा होता है। तो बेसिकली यहां पर आपके सामने इसने बोला कि देयर इज अ पेडिस्टल, तो हम मान लेते हैं कि ये एक पेडिस्टल है, दिस इज द पेडिस्टल ए बी। इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू बना हुआ है जिसको हम मान सकते हैं ए सी। इस स्टैच्यू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। द हाइट ऑफ स्टैच्यू इज 1.6 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ स्टैच्यू। पेडिस्टल की हाइट हमसे पूछी है इसने, तो हमने हाइट ऑफ पेडिस्टल को h मान लिया। इसने क्या बोला है आगे, इसने कहा कि फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू, टॉप यहां पे is 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल का टॉप बोले या स्टैच्यू का बॉटम बोले, दोनों एक ही जगह पे है, तो दोनों का एलिवेशन दे रखा है, टॉप का 60 है, बॉटम का पेडिस्टल के टॉप का 45 है। पॉइंट मान लेते हैं कि यहां कहीं पॉइंट है P, इससे इसका और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज 60। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, आपको पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, आपको ये h फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आप इसको x मानेंगे, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। tan 45 लानोगे तो h और x में एक इक्वेशन निकल के आएगी, तो करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना, एक और मौका मिला आपको समझने का। इन ट्राइंगल एबीपी, क्या लिखा मैंने, इन ट्राइंगल एबीपी अगर मैं अप्लाई करता हूं tan 45 दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरे को लगता है कि, उम्मीद करता हूं आपसे कि आप ये स्टेटमेंट तो लिखी दोगे, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल बी h एंड दिस बीपी इक्वल्स टू x। 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज x, तो आपका रिलेशन निकल के आया x इज इक्वल्स टू h। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आपने लिखा इन ट्राइंगल CBP, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल वही दिख रहा है और उसी के अंदर हमें लग रहा है कि tan 60 अप्लाई कर सकते हैं।
tan 60 डिग्री इक्वल टू आएगा perpendicular अपॉन बेस. द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ perpendicular? Perpendicular इज 1.6 प्लस h एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज x. तो आपके पास निकल कर आएगा √3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h. हमें निकालना क्या है? हम निकालना है हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो हम x को h पुट कर देते हैं, एक ही बात है. तो मैंने यहां पे लिखा √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6 और यहां से h कॉमन लेकर के लिखा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. जैसे ही आप इसको रेशनलाइज करोगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आएगा, h निकल के आएगा 1.6 ब्रैकेट में आएगा √3 प्लस 1 अपॉन में आएगा 2. h निकल के आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ h. दिस इज द हाइट ऑफ पेडिस्टल आप बोल सकते हो. सो द हाइट ऑफ पेडिस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. ये आपका फाइनल आंसर है, ध्यान रखना. दिस इज योर फाइनल आंसर. चलो आगे चलते, जरा ध्यान से सुनना. इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर दूसरी बार पढ़कर ही समझ में आता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. हाइट ऑफ टावर मिली है मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है. तो बेसिकली दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन 30 है और बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एलिवेशन 60 है. तो आप मुझे बताओ बड़ा कौन हुआ? तो यहां पे क्लियर दिख रहा है कि यहां पर बड़ा कौन है? टावर बड़ा है. कैसे? क्योंकि टावर का एलिवेशन ज्यादा है, टावर ज्यादा ऊंचा बन रहा है और बिल्डिंग थोड़ी कम ऊंची है. तो इसीलिए अब इसके बॉटम से इसको देखते 30 बनता है, यहां से उसको देखते 60 बनता है. समझ पा रहे हो? फिगर थोड़ा टेढ़ा बन रहा है ना, दोबारा बनाते हैं आप अच्छा से एक बार. दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द टावर. इसके टॉप का एलिवेशन 60 है, इसके टॉप का एलिवेशन 30 है और ये हमारी लाइन हो गई. दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 30. दिस हाइट इज 50 मीटर. लेबल कर देते हैं ए बी. दिस इज पी क्यू, इसको एक्स मान लो. आपको ये एच फाइंड करना है, आपको बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग. फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग. हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा गया है आपसे. फिगर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आराम समझ में आ रहा है कि हाँ यार हमें ये एच निकालना है और एक्स हमने एक सबऑर्डिनेट लिया है जो हमारी हेल्प करेगा एच को निकालने में. मैं लिखा यहां पर लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी एच और दिस क्यू बी इक्वल्स टू एक्स. मैं लिखा यहां पे इन ट्राइंगल पी क्यू बी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज h, द बेस इज x, tan 30 इज 1 अपॉन √3. तो x इज इक्वल्स टू निकल कर आएगा √3h. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो हमें निकल कर आई है अभी अभी. फिर मैं लगाया यहां पर इन ट्राइंगल ए बी क्यू tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 50 एंड बेस इज x. tan 60 √3 हो गया है, 50 अपॉन x आ गया है. आप कह सकते हो कि यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी 50 अपॉन √3. अगर आप इस वैल्यू को यहां यूज करते हो तो आपके पास h की वैल्यू निकल कर आएगी √3h इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 है. जैसे आपने √3 को शिफ्ट किया उधर आपको h मिल जाएगा 50 अपॉन 3 मीटर. आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ h इज 116.67 मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ h. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं, आप आराम से कर सकते हो. दोबारा देख लेते हैं एक बार. अपॉन 3 आ रहा है, 3 1 3 और 6 18, बिल्कुल सही है. 16.67 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग. ये बिल्डिंग की हाइट निकल कर आ गई. आगे चलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड. एक रोड है, उसके दोनों तरफ दो पोल खड़े, दोनों की हाइट इक्वल है. रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम, मिडल नहीं बोला उसने, बिटवीन बोला, यानी कि वो कह रहा है कि कहीं बीच में कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 एंड 30. पॉइंट किसी एक पोल के पास है, अगर वो उस पोल के पास है तभी तो 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे पे 30 डिग्री बन रहा है. तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, जरा ध्यान से देखना फिगर क्या बनने वाला है इस केस में. दोनों पोल्स की हाइट सेम है, एक की हाइट ए बी है और एक की हाइट को हम पी क्यू मान लेना, लेकिन दोनों की वैल्यू है सेम. यहां एक पॉइंट है पी, दिस इज पॉइंट आर मान लो इस पॉइंट को. इसका एलिवेशन और उसका एलिवेशन, इसका बन रहा है 60 और इसका कितना बन रहा है
द रोड इज 80 मीटर वाइड, रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है, ध्यान रखना। दोनों पोल्स की हाइट सेम है, दिस इज h एंड दिस इज ऑल्सो h। अब अगर मैंने br को x माना तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। मैं दो से ज्यादा वेरिएबल अलाउ करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ट्रायंगल ही दो है यार। मैं ले देकर दो ही इक्वेशन निकाल पाऊंगा, तीन तीन वेरिएबल लेके करूंगा क्या मैं? इसको x इसको y मान के फिर लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 80, क्या मतलब है? तो हमने इसको x माना, कितना हो गया ऑटोमेटिकली 80 माइनस एक्स। आगे चलता है, जरा ध्यान से सुनना, इसके बाद क्या करना है हमें। सबसे पहले एक ट्रायंगल दिख रहा है ABR, मैं लिखा इन ट्रायंगल ABR tan 60 degree is equals to h upon x. The value of tan 60 is root 3. This will be equal to h upon x. और हमारे पास root 3x is equals to h निकल कर आएगा। This is the first equation. आगे चलते हैं हम लोग। मैं लिखा in triangle PQR tan 30 is equals to h upon 80 minus x. The value of tan 30 is 1 upon root 3. This will be equal to h upon 80 minus x. 80 minus x is equals to root 3h. मुझे लगता है कि यहां से h की वैल्यू वहां पुट करनी चाहिए, बिकॉज हमसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। पॉइंट की डिस्टेंस ही पूछी है, तो मैंने यहां से h की वैल्यू को वहां यूज किया, लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये बोल सकते हैं कि 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3x। 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, 4x इज इक्वल्स टू 80 और x निकल के आएगा यहां से 20। द वैल्यू ऑफ x इज 20। अगर यहां यूज करेंगे तो h कितना निकल कर आएगा, द वैल्यू ऑफ h इज 20 रूट 3 मीटर। तो ला पे स्टेटमेंट क्या लिखे जाएंगे, स्टेटमेंट लिखे जाएंगे so the height of poles is 20 root 3 meter and the distance of point from both the pole is, अगर ये 20 है तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 60, तो डिस्टेंस आएगी 20 मीटर एंड 60 मीटर, आपको दोनों लिखनी है वहां पर। so the distance of point from both the poles is 20 मीटर एंड 60 मीटर। चलो आगे चलते हैं, जरा ध्यान से सुनना है इसके बाद क्या है। A TV tower stand vertically on a bank of canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From a point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of canal. Proper figure बना हुआ है, ये आपके सामने टावर बना हुआ है, this is the tower, और ये आप मान सकते हो this is the canal। ये जो CB दिख रहा है आपको, CB ये हमारे लिए कनाल हो गया, दिस इज द कनाल। इसकी विड्थ को मैंने x मान लिया क्योंकि ये हमें निकालनी है। इसने बोला है फाइंड द विड्थ ऑफ कनाल एज वेल एज द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर को मैंने कितना मान लिया, दिस इज द हाइट ऑफ टावर, मैंने इसको h मान लिया, दिस इज द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इसको मैंने h मान लिया। मुझे ये डीसी पता है कि 20 मीटर, बिकॉज पर्सन यहां से खड़ा होकर उसको देख रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और फिर वही पर्सन यहां से शिफ्ट होकर पीछे डी पे आ गया, 20 मीटर पीछे शिफ्ट हुआ है, तो दोबारा देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, ऑब्वियसली 30 डिग्री बनेगा। मैं लिखा यहां पे इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h अपॉन x, रूट 3 इक्वल्स टू h अपॉन x, और h निकल के आएगा यहां से रूट 3x। फर्स्ट इक्वेशन। In triangle ABD tan 30 equals to कितना निकल कर आएगा, perpendicular is h and base is important, 20 plus x। tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, h अपॉन 20 प्लस x आ रहा है, तो 20 प्लस x इज इक्वल्स टू निकल कर आएगा h रूट 3। अब समझने वाली बात यह कि h की वैल्यू पुट करेंगे तो x निकल के आएगा, और क्योंकि x भी मेरे को निकालना है तो मैंने समझदारी दिखाई और फटाफट से वैल्यू पुट कर दी। और भले x नहीं निकालना तो भी x को निकालना इजी पड़ रहा है, तो पहले निकाल लो ना यार उसको। कितना आएगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ h इज रूट 3x, तो मैंने पुट किया रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3x, तो आप कह सकते हो 20 इज इक्वल्स टू आएगा 3x माइनस x, तो आप कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू निकल के आएगा 20 अपॉन 2 यानी कि 10 मीटर।
दिस इज द विड्थ ऑफ कैनाल। अब अगर मैं यहां पर यूज करूंगा तो h निकल के आएगा tan√3 मीटर, जिसको आप कह सकते हो दिस इज द हाइट ऑफ टावर। तो टीवी टावर और जो कैनाल है दोनों की वैल्यूज आपके सामने, लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा, सो द विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर एंड द हाइट ऑफ टावर इज tan√3 मीटर। यहां तक आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. इसमें बोला कि the top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. 7-meter high building के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है केबल टावर के टॉप का 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है उसके फुट का 40 डिग्री। पहली बार डिप्रेशन का नाम आया तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 7-मीटर हाई बिल्डिंग है जिसका नाम है AB। इसके टॉप से ये एक केबल टावर को देख रहा है और केबल टावर का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, दिस इज 30 डिग्री। कोई टॉप पे खड़ा होके केबल टावर PQ को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। जब इसी पॉइंट से वो उसके बॉटम को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 45 बनता है। इफ दिस इज 7 एंड दिस इज ऑल्सो 7 एंड दिस इज द वैल्यू, दिस वैल्यू इज x, हमने इसको x मान लिया। मुझे पूरे के पूरे टावर की हाइट निकालनी है ऐसा बोला गया, तो मैंने इस पूरी की पूरी हाइट को h मान लिया, जो मुझे फाइंड करना है। एक रूल आपने ऑब्जर्व किया होगा मेरे क्वेश्चंस में जो मैं हमेशा फॉलो कर रहा हूं, वो क्या चीज है कि मेरे को जो चीज फाइंड करनी है मैं उसी को डायरेक्टली वेरिएबल से अज्यूम कर रहा हूं। मैं डायरेक्टली मान लिया लेट द हाइट ऑफ टावर इज h, मैंने पूरे के पूरे टावर की हाइट को h माना है। तो आप मुझे बताओगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR। आपने कहा सर PR हो जाएगा h-7। PR कितना हो गया, h-7। अगर BQ x है तो ये AR भी कितना होगा, ये भी x होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपका काम है ये समझना कि यहां से इसने बॉटम को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, दिस इज लाइन ऑफ साइट, और ये हम ग्राउंड पहले से ऊपर अज्यूम करके बैठे हुए थे तो ये एंगल 45 हो गया और ये 45 तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप चाहो तो ये मेंशन कर सकते हो कि RAQ इज इक्वल्स टू एंगल AQB है, क्योंकि वो 45 है। अगर आपने नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। दिस इज अंडरस्टूड, क्या बहुत चीजें अंडरस्टूड मानी गई है। अब आपने यूज किया इन ट्रायंगल ABQ, क्या लिखा आपने, इन ट्रायंगल ABQ हम बोल सकते हैं कि tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 7/x, 1 इज इक्वल्स टू 7/x और x इज इक्वल्स टू निकल के आता है 7 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हम बात करते हैं एक और ट्रायंगल, इसका नाम है ट्रायंगल ARP। इन ट्रायंगल ARP क्या हम ये बोल सकते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हम कह सकते हैं 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज h-7 एंड बेस इज x, तो x इज इक्वल्स टू आएगा √3 h-7। द वैल्यू ऑफ x इज 7, जैसे मैंने आप पुट किया 7 इज इक्वल्स टू द √3 h-7 √3 निकल कर आया, उधर शिफ्ट किया मैंने, तो आप कह सकते हो कि यहां पर √3 h इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 √3 निकल कर आएगा। h इज इक्वल्स टू निकल के आएगा 7 कॉमन √3 प्लस 1 अपॉन √3, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे रेशनलाइज करके तो आप ऊपर ऑब्जर्व करोगे कि आपका ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा, जिसको आप इस तरीके से मेंशन करोगे 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 7 और अपॉन में कितना आएगा 3। दिस इज द कंप्लीट हाइट ऑफ दिस केबल टावर। ये केबल टावर की पूरी हाइट निकल के आ गई है 7 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 अपॉन 3। दिस इज द कंप्लीट हाइट ऑफ केबल टावर। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई कुछ तरीके से कि इस तरीके से हमें निकालनी है हाइट ऑफ केबल टावर। आपको यहां तक अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, तो आप अपने डाउट सेशन में आकर डाउट जरूर पूछना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक क्वेश्चन आएगा या तो केस स्टडी 4 मार्क्स में आ जाएगा या फिर 5 मार्क्स में आएगा सीधे। मैं 5 नंबर की क्वेश्चन का रिस्क नहीं ले सकता यार, मेरे को सीखने ही है टॉपिक्स, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना।
इसने कहा कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दो शिप्स को और उन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ध्यान से सुनना। दिस इज ए बी, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, यह आपके लिए हो गई डिप्रेशन की लाइन। जो दूर है उस पे 30 बन रहा है, जो पास है उस पे 45 बन रहा है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 45, और ये वाला एंगल कितना हो गया? 30 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, आपको ये एक्स फाइंड करना है। इस वाले पार्ट को आपने वाई मान लिया है, दिस इज वाई। आपने लिखा इन ट्रायंगल ए बी पी tan 45 degree is equals to perpendicular upon base. Tan 45 is equals to perpendicular upon base. Tan 45 1 होता है, perpendicular is 75 and base is y. तो y इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 75 मीटर। बेसिकली उसने पूछा क्या हमसे? उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि मुझे x निकालना है। तो मेन बड़े ट्रायंगल को यूज करना बाकी है अभी। लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी क्यू tan 30 degree is equals to tan 30 degree is equals to perpendicular 75 and base is x plus y. 1 upon root 3 is equals to 75 upon x plus y. क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, x plus y निकल के आएगा 75 root 3. द वैल्यू ऑफ y इज 75, तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहां से 75 रूट 3 माइनस 75, y को उधर भेज दिया। और हम ऑब्जर्व करते हैं कि x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 75 कॉमन रूट 3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शिप्स इज 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शिप्स। दोनों शिप्स के बीच में इतना डिस्टेंस आ रहा है, ध्यान रखना, यह आपका आंसर है। Let's start question number 14. This is also an important question जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ध्यान से सुनना। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. आप एग्जाम में देखो फिगर बना हुआ आएगा नहीं, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपको फिगर बना हुआ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ये बलून वगैरह की फिगर नहीं बनाएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप डॉट से हम बलून को प्रेजेंट करेंगे। खैर इसने बनाया तो थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं इसकी बात की। इसने कहा कि देखो भाई यहां पर ये जो चीज है, दिस इज द हाइट ऑफ गर्ल, जो कि 1.2 मीटर है। ध्यान रखना, दिस इज 1.2 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ गर्ल। यहां से वो एक बलून को देख रही है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। बलून अपनी पोजीशन चेंज करता है और थोड़ा आगे बढ़ जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है, जो कि आप ऑब्जर्व करते हो। बलून की जो टोटल हाइट है वो 88.2 मीटर है, लेकिन आप जानते हो अगर मैं लेबल करूंगा, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज, नीचे तक मिलाओ इसको, डी ई एफ जी और एच। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ बी सी डी ई एंड जी एच ऑल आर सेम, तो ये 1.2 तो ये भी 1.2 और वो भी कितना हो गया? 1.2 हो चुका है। तो आप एक सिंपल सी बात समझ सकते हो यहां पे कि BC 1.2 है, DE भी 1.2 है, GH भी 1.2 है। तो इसका मतलब ये साफ हो गया यहां से कि ये जो हाइट होगी यहां से यहां तक, यहां से लेकर और सिर्फ यहां तक, वो होगी 87 मीटर। ये इधर भी मान लेना और उधर भी मान लेना। द वैल्यू ऑफ AD एंड GF इज 87 मीटर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को, ध्यान रखना। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपको एक ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा होगा यहां पे, एंड द ट्रायंगल इज, द नेम ऑफ ट्रायंगल इज ADB। इन ट्रायंगल ADB हम ये बोल सकते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 is root 3, perpendicular is 87 and base is this BD नहीं है मेरे पास, मैंने इसको कितना मान लिया? X मान लिया, और यहां से यहां तक इस वाले पार्ट को मैंने Y मान लिया।
उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। आपको निकालना है कि y की वैल्यू क्या है, ये मेरा आंसर है, लेकिन पहले मैं x को निकालूंगा। तो यहां से x निकल के आएगा 87/√3, जिसको रेशलाइज करने पर x की वैल्यू निकल कर आती है 87√3/3, तो x निकल के आएगा 29√3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हम बात करते हैं इसके बाद सबसे पहले दूसरे ट्रायंगल की, जिसका नाम है इन ट्रायंगल FGB। ये ट्रायंगल ADB था, ट्रायंगल FGB लिया है हमने। इन ट्रायंगल FGB tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू perpendicular is 87 and base is x plus y. Tan 30 is 1/√3. This will be equal to 87/x plus y. जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x plus y निकल कर आया 87√3। और अगर आप यहां पर x की वैल्यू पुट करोगे तो y कितना निकल कर आएगा 87√3 माइनस 29√3, तो y निकल के आ जाएगा 58√3। दिस इज योर फाइनल आंसर जो आपको निकालना है डिस्टेंस बलून ने ट्रेवल किया। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा यहां पे, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज 58√3 मीटर। या आपने सिंपली इस बात को समझा है कि किस तरीके से हमें बलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर भी इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में ये सब फिगर्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑब्जर्वर की हाइट और दी है तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना क्या है। The straight highway leads to the foot of a tower. The man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So basically, he is talking about a car which is approaching towards the foot of the tower, and an observer at the top of tower and an observer at the top of tower observe that car. And what he observe, उसने ऑब्जर्व किया कि यार वो जो कार है वो उसकी तरफ बढ़ रही है, और जब वो पहली बार उसको देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। 6 सेकंड इधर उधर देख के वो दोबारा देखता है तो दोबारा उसको लगता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और थोड़ा कम हो गया है, इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बार 60 डिग्री है। कार उसके पास आ गई है, पहले कम झुक कर देखना पड़ रहा था, अब ज्यादा झुकाकर देखना पड़ रहा है क्योंकि कार उसके धीरे धीरे पास आ रही है। तो बेसिकली यहां पर जो फिगर है वो कुछ इस टाइप का बनने वाला है। पोल AB, यहां खड़ा एक पर्सन, वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है क्योंकि जो कार है वो यहां पे है और फिर जगह चेंज करके यहां जाती है 6 सेकंड के बाद। ये एंगल और ये एंगल आपको गिवन है, पहला एंगल 30 बनता है, बाद में एंगल 60 बनता है। ये वाला एंगल 30 हो गया है और ये वाला एंगल 60 हो गया है। आपको उसने बोला कि कार की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। 6 सेकंड्स में ये फर्क आया है, जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार, कार को बताना है कि D से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको D से B तक पहुंचने में, टावर के फुट को टच करने में। तो मैंने सबसे पहले एक लाइन लिखी यहां पर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा मैंने, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकंड। मैंने उसकी कार को माना जो कि यूनिफॉर्म है x मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैं इस डिस्टेंस को 6 तो नहीं मान सकता ना, 6 इज अ टाइम, 6 सेकंड। कई बच्चे यहां पे 6 लिख देते हैं लेकिन उनको मार्क्स यहां नहीं मिलते क्योंकि वो टाइम को डिस्टेंस मान रहे हैं। टाइम इज 6 सेकंड, टाइम 1 इज 6 सेकंड्स, यानी कि जो डिस्टेंस निकल कर आएगा, कौन सा डिस्टेंस, DC, वो निकलेगा इस फॉर्मूले से, स्पीड इनटू टाइम से, 6x। दिस इज 6x। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस BD। डिस्टेंस BD के लिए पता होना चाहिए, स्पीड तो x है बट वी डोंट नो द टाइम, तो हमने लिखा लेट द टाइम टेकन बी y सेकेंड्स। मैंने मान लिया कि टाइम कितना लगा है, y सेकेंड्स लगे हैं। ध्यान रखना टाइम को मैंने y सेकेंड्स माना है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया, xy हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, xy, स्पीड इनटू टाइम। हाइट को मैंने h मान लिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल दोनों ट्रायंगल्स को उठाना है और इजीली सॉल्व करना है। किसको लिया मैंने, इन ट्रायंगल ABD, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन xy इज इक्वल्स टू tan 60√3,
h इज इक्वल्स टू निकल के आएगा √3xy। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, जो कि बनेगी इन ट्रायंगल ABC में tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू perpendicular upon base, the value of perpendicular is h and the value of base is xy plus 6x. Tan 30 is 1 upon √3, xy plus 6x upon √3 is equals to आ रहा है h निकल करके। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, वो सेकंड इक्वेशन है। आपको दोनों को सॉल्व करना, जरा ध्यान सुनना कैसे करोगे। मेरे को h नहीं निकालना, मेरे को y निकालना। तो मेरे पास दोनों इक्वेशन में एक वैल्यू आ रही है h, जो कि दोनों में इररेलेवेंट है, मेरे किसी काम का नहीं है h। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से यहां पर दोनों वैल्यूज को इक्वेट किया। मैं लिखा, एक में आ रहा है h इज इक्वल्स टू √3xy और एक में निकल के आ रहा है h इज इक्वल्स टू xy प्लस 6x अपॉन √3। मैंने दोनों को इक्वेट किया, √3xy इज इक्वल्स टू xy प्लस 6x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3xy इक्वल्स टू x कॉमन आ गया, बचेगा y प्लस 6, x कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस y इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल्स टू 6 एंड y निकल के आएगा 3 सेकेंड्स। तो आप कह सकते हो कि जो टाइम लग रहा है उसे, वो कितना लग रहा है, द टाइम इज 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड लगे उसको उसके बॉटम तक पहुंचने में। ग्लास पे स्टेटमेंट लिखा जाएगा, सो द टाइम टेकन बाय कार इज 3 सेकेंड्स। सो क्लास, ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज आज कंप्लीट करवा दिया 9.1। इस चैप्टर के अंदर आपका बेस स्ट्रांग हो, बेसिक समझने के बाद आप क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कर सको, इसलिए एक वीडियो में इतना सब लेकर आया हूं। ध्यान से इन क्वेश्चंस को दोबारा कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। बाय, हैव अ गुड डे।